बढ़िया चल रहे हैं अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं आई? अगर प्रॉब्लम आती तो आइडिया हो जाता। ये देखो गाइस, देखो 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 की टांगों को वेट की आदत है। हाँ, मेरे को अब काफी वेट की आदत है। ये सही पॉइंट था। वो हीट की वजह से फ्यूल पंप गर्म होके बंद हो रहा था, बाइक नहीं। ओके ओके, हीट की वजह से फ्यूल पंप हीट हो रहा था, फ्यूल पंप में इशू था। हाँ भाई, मैंने मुश्किल से 500 किलोमीटर चलाई। अब हम दोनों में फाइट थी, कौन रखेगा। ऑफरोडिंग के लिए बनी नहीं है, पर करके आया हूं। इतनी बुरी भी नहीं है। वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज सामने खड़ी हुई है बजाज डोमिनार, फुली लोडेड आपको बाइक नजर आ रही होगी। पीछे टॉप बॉक्स भी लगा हुआ है, यहाँ पे काफी सारे क्रैश गार्ड हैं, लाइट्स वगैरह, आगे से भी पूरी आपको लोड नजर आने वाली है। तो आज इस बाइक का करते हैं एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू कि मतलब एक ओनर इतना सब कुछ सामान लगा के, इतना सब कुछ लाद के, एक तो ये बाइक ऑलरेडी लगभग 185-86 किलो की आती है और उसके बाद इतना सामान लगाने के बाद 200 किलो से भी ऊपर भारी हो जाती है। ऐसा सब क्यों कर रखा है, क्या है रीजन? तो वेलकम करते हैं हिमांशु भाई का। हिमांशु भाई कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे प्रीत भाई? बस भाई बढ़िया है। आ जाओ फिर एक बार आपकी बाइक के साथ आज हिमांशु भाई से सारी डिटेल्स जानते हैं इनकी बाइक के बारे में। तो हिमांशु भाई कितना टाइम हो गया बाइक लिए हुए? मैं पहले बता दूं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर मेरी आवाज़ वैसी लगे तो बता देना, अभी भी टूर मार के आया हूँ। तभी तो ये आपकी बाइक ही बता रही है चिल्ला चिल्ला के कि आपने इसको बनाई टूरिंग बाइक रखी है। ये प्योर हाँ टूरिंग के लिए मैंने पूरी टूरिंग बना रखी है। एडीवी के पैसे बचा के डोमिनार को टूरिंग में ही घसीट रहे हो। इसके एक एडीवी किट आती है, मैं तो उस पर ही फोकस कर रहा हूँ अभी। वो लग जाएगी तो ये पूरा मीटर इससे अलग हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद हैंडल और लाइट हो जाएगा और इसके सस्पेंशन चेंज हो जाएंगे आगे के लिए। मतलब टायर बड़ा नहीं होगा, बट ये काम पूरा इतने पैसे लगा के एडीवी किट विट ये वो सो इसके बजाय पूरी। अच्छा कोई बात, वो एडीवी जो किट है ना, वो आप समझो कि एडीवी किट इसको बाकी के इसके सेगमेंट नहीं खराब करेगी। मान लो ये टूरर भी स्पोर्ट्स भी है। अगर मैं खाली एडवेंचर ले लेता हूँ तो गली मोहल्ले में चलते बहुत हैवी लगेगी, बड़ी दिखती है, बहुत बड़ी दिखती है, बल्कि लगती है। बड़ी ये भी लगती है, मतलब साइज इसका भी उतना ही ऑलमोस्ट। पर कहीं ना कहीं वो एडीवी लेना वो एक सेगमेंट ही अलग हो जाता है फिर। हाँ वो तो है ही। इसमें क्या है, इसमें मेरे को स्ट्रीट वाली फील भी आती है, इसमें मेरे को फिर हाईवे के लिए भी फील आती है, टूरिंग के लिए। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है। और बहुत ऑफ रोडिंग भी करी है, तो मतलब ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं है, पर करके आया हूं। इतनी बुरी भी नहीं है। चलो ऑफ रोडिंग पे आगे आएंगे। तो हिमांशु भाई कितना टाइम हो गया आपको डोमिनार चलाते हुए? डोमिनार चलाते हुए मेरे को ऑलमोस्ट 5वां महीना है। 5 महीने हो गए, मगर 5 महीने में आपने इस पे बहुत लंबी लंबी राइडें कर दी हैं। ऑलमोस्ट गाइस मैं दिखा देता हूँ, 16,000 किलोमीटर हिमांशु भाई इस बाइक को चला चुके हैं। अब तो 17 हो गया होगा। और अब तो भाई देखो चाबी वाबी बनवा रखी है मस्त सी बिल्कुल ही। पूरी मॉडिफाई करवा रखी है। इसमें नीचे लिखा हुआ आता है डोमिनार में यहाँ पे तो 17,439 किलोमीटर, 39 बोलते हैं। हाँ, 39 17,439 किलोमीटर भाई ने बाइक चला दी है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस जान सकते हैं कि भाई डोमिनार के साथ कैसा रहा। तो सबसे पहले हिमांशु भाई आपकी फर्स्ट बाइक है? हाँ मेरी फर्स्ट बाइक है। इससे पहले आप क्या चलाते थे? गाड़ी चलाता था और उससे पहले स्कूटर चेतक वाला का। अच्छा, अब की ये फर्स्ट बाइक है डोमिनार, जिसको आपने एकदम फुल पावर लोड वोड करा दिया है। तो मतलब डोमिनार लेने का कोई रीजन? मेरे भाई ने मेरे को बोला था, मैं एक्चुअली मैं देख रहा था या तो GS 310, ठीक है, वो थोड़ा सा बजट वगैरह का था। और फिर आपकी थोड़ा हाइट में भी नहीं आती हो। एग्जैक्टली मेरा ये था। एक फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड की थी KTM ड्यूक और ये एडवेंचर। हाँ। मगर उसने मेरे को सीधा बोला शोरूम जा, पहले पैर रख चढ़, क्योंकि एडीवी वो भी बहुत ऊंची है। एडीवी छोड़ो, ड्यूक भी मेरे लिए बहुत ऊंची है। एग्जैक्टली, ड्यूक भी काफी ऊंची है। ऊंची थी, मैंने ट्राई करी, मैंने कहा यार अब चलाने को चला लेगा बंदा, स्किल्स की बात है वो तो, स्किल्स की है। लेकिन जहाँ पे एक्चुअली हाइट का काम आएगा ना, वहाँ पे, क्योंकि मैं इससे भी 2 बार गिर जो खड़ी बाइक पे 0 पे पैर नहीं पहुंचते तो। मगर वही है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, 2 मिनट में उठा लो, क्योंकि क्रैश गार्ड वगैरह सब लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, तो कुछ टूटता फूटता नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। मजबूत तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। वो सेम अगर मैं ड्यूक से साथ भी होता, उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता। इस चक्कर में मैंने वो चीज़ काउंट ही नहीं करी। मैंने कहा नहीं यार, फिर मैंने बुलेट सोची। हाँ। फिर मैंने सोचा बुलेट से, मतलब बुलेट के साथ चलने से तो मैं अपना स्कूटर भी खींच लूँगा, थोड़ा आसपास पहुँच जाऊँगा। तो मैंने फिर उसको भी दिमाग से निकाला। पर मेरा भाई ने बोला एक डोमिनार है। मैं कहा डोमिनार हाइप है। हाँ। तो कहता तू ट्राई कर ले, नहीं समझ में आएगी तो मैं ले लूँगा। अच्छा, ऑप्शन मिल गया? ऑप्शन मिल गया। हाँ। कि भाई तू चला। हाँ। अगर नहीं समझ में आएगी तो तू मेरे को दे दियो, मैं रख लूँगा। सही है। मैंने कहा यार बेस्ट इन क्लास ऑप्शन है। इनकेस नहीं पसंद आती ले भाई तू रख ले। भाई मैंने मुश्किल से 500 किलोमीटर चलाई। अब हम दोनों में फाइट थी, कौन रखेगा। और अब उसको 3 दिन पहले मैंने एक सेकंड हैंड किसी और अपने फ्रेंड से दिलवाई है, डोमिनार ही। ओके। हाँ, तो वो मतलब डोमिनार अब घर में रंग गई है, मतलब अच्छे से समझ में आ गई है, पसंद आ गई है। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल भाई का ऐसे मतलब निकल के बात सामने है कि अब डोमिनार फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, अब डोमिनार ले ली, पर डोमिनार लेने के बाद थोड़ा मतलब बजाज के साथ ये लिमिटेशन रहते हैं। बजाज के सर्विस सेंटर इतने अच्छे नहीं, वहाँ सुनवाई नहीं होती है, बाइक में कुछ प्रॉब्लम है। तो उस चीज को लेकर कैसा फीडबैक है? मैंने आपके वीडियोस देखे थे। हाँ। आपने उसमें कीर्ति नगर वाले उसकी बात की हुई थी। हाँ। मैं सिर्फ वहीं जाता हूँ और वहाँ मेरा काम हो जाता है। वो तो मैंने आपको थोड़ी बता दिया कि कैसे काम होगा। वरना अगर एक नॉर्मल बंदा जाए तो भाई राम भरोसे भी जा सकता है, वो अपने भरोसे भी जा सकता है, और या फिर उसको
लीगल के बारे में इतना स्ट्रॉन्ग पता हो ना कि वो अपना पॉइंट रख सके। हाँ। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, पहली बात भाई कोई भी अगर बाइक ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उसके साथ एक बुकलेट आती है, आपको वो पढ़नी चाहिए। सही बात है। आपने वो पढ़ ली, आप सर्विस सेंटर में आप अपने पॉइंट्स रख सकते हो। और आपको वो मना करते हैं ना, कुछ नहीं बोलना, आपको सीधा बोल दो जी अपने लेटर पे लिख के दे दो, हम ये नहीं करेंगे, सिंपल। और बाद में क्योंकि उनकी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनकी बुकलेट पे लिखी रहती हैं। और भाई ऐसा है, सर्विस सेंटर वाले जेन्युइन भी होते हैं। अगर आप जेन्युइन कस्टमर हो तो आप बाहर से मत छिड़वाओ। हाँ। आप उनके हिसाब से चलो। अगर आपको कुछ बाहर से बाई चांस करवाना भी है, एक बार एडवाइजर से गाइड ले लो कि भाई ये करवा सकता हूँ, इससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, या इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जो मुझे पर्सनली झेलना पड़ेगा, ताकि वो एक्सक्लूड करके चले वारंटी पार्ट से या बगैर। करेक्ट। मतलब अगर आपने प्रॉपर एडवाइजरी ली है, गाइडलाइंस के हिसाब से आप चल रहे हो ना, तो सर्विस सेंटर से आपको फ़ायदा मिल सकता है। ऑल तो हाँ, बाहर वाले अगर आपको मिस्त्री भी अपने भरोसा है तो। पर हिमांशु भाई मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपकी इस बात से मुझे समझ में आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं हमें अपने व्हीकल की वारंटी बचा के रखनी चाहिए। मुझे बात सुन के समझ में आया। बिल्कुल। पर एक बात बताओ, इन केस फॉर एग्जाम्पल आप एक लॉन्ग राइड पे हो, आपकी बाइक में फॉर एग्जांपल भगवान ना करे कभी ऐसा, क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मैं बद्रीनाथ वाली राइड पे था, मेरा रेडिएटर फूट गया था। हाँ, मैंने देखा था वो। ठीक है। हाँ। आपके में ऐसा कुछ हो जाए, अब आप उस कंडीशन में क्या करोगे? मैंने वो ले रखी है ना, बजाज वालों से टाई अप वाली है, आरएस से ले रखा है। आरएस से की भी इनकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इसमें भी स्कैम होता है बहुत तगड़ा, मानते हो आप? मानता हूँ मैं। वो भी उस टाइम पे एकदम एक्यूरेट आपको मिलना बहुत मुश्किल है। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन एक बात बताओ ना, अब जब राम भरोसे तो आपका लोकल मिस्त्री भी नहीं आएगा, वहाँ पे जो होगा नियर बाय उसी को दिखानी पड़ेगी। प्रोविजन तो है कि आप बजाज वाले आपको सपोर्ट कर सकते हैं आरएसए के थ्रू भी। हम ये नहीं कहते कि हर बार पहाड़ों में दिक्कत है, मान लो हाईवे पे भी है। हाँ। अब जैसे मैं अपनी गाड़ी की बात करता हूँ, गाड़ी में मैंने आरएसए ले रखा था, मैंने बहुत बार यूज करा, मेरे को बहुत बार हेल्प हुई है। कार में हो जाता है, मगर बाइक्स के टाइम पे ना उनकी कंडीशनें अलग निकल के आती है। मेहता साहब का अलॉय व्हील टूटा था, आरएस से था शायद से इनके पास भी नहीं था, पता नहीं, मगर इनके में भी होती है ना कि 1500 रुपए की टोइंग देंगे, वो टोइंग उनकी बहुत लंबी थी। देख लो, ये मेरे साथ गाड़ी में भी हुआ था, 6000 का बिल था टोइंग का, 1500 उन्होंने वो कर दिया था, डिडक्ट करे थे, 4500 मुझे चार्ज किया था। फायदा क्या है ऐसे आरएस का? तो यार 1500 टोइंग की कैपिंग है ना, लेकिन आप बता रहे हो अगर यार जब आपका 6000 का बिल है, 4,500-5,000 रुपए तो आप दे रहे हो, 1500 आप और भी दे सकते हो। यार फिर एक बात बताओ ना, 400 रुपए के आरएस में 1500 बच रहे ना। यार क्या फायदा हुआ उसका? 400 में 1500 बच रहे, 1000 ही बचे, 400 तो लेस करो ना। 400 आप पहले ही दे के आ रहे हो। उस 400 के अलावा मैं एक बार थोड़ी लाऊंगा, 4 बार लाऊंगा ना। अरे कहाँ, मतलब आप चाहते हो आपकी बाइक खराब हो 4 बार? मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल ना हो, और अगर जरूरत पड़े तो वो भी काम आ जाए ना, से तो कुछ अच्छा एक होप होती है बस होप। यार मुझे तो ये सब चीजें थोड़ा सा, मतलब हिमांशु भाई पर्सनली मैं मानता हूँ। आरएसए के लोगों को रूल्स नहीं पता। आरएसए अगर आप ढंग से पढ़ोगे, पॉलिसी लेने से पहले ना आरएसए की उसके पढ़ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये मेंशन होगा कि अगर बाई चांस आपको मिडनाइट में या लेट आवर्स में दिक्कत होती है, हाँ। वो आपको एक स्टेप प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, तो ये बेनिफिट मिल जाता है अगर आप फंस गए हो और वो सपोर्ट नहीं भी कर पा रहे, तो भी आप उनको इनवॉइस भेज सकते हो रिम्बर्समेंट के लिए कि मुझे वहाँ स्टे करना पड़ा ड्यू टू व्हीकल ब्रेकडाउन और सर्विसेज अवेल नहीं हो पाई, जिस वजह से मैं वापस रिज्यूम नहीं कर पाया, तो वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब देखो, मैं मानता हूँ भाई आरएस से भी एक तरह का इंश्योरेंस की तरह काम करता है, मिनी इंश्योरेंस समझ लो आप उसको। इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, सबसे पैसे लेते हैं, 2 को सर्विस देते हैं, 10 से पैसे लिए 2 को सर्विस दे दी। कहीं ना कहीं आरएस का भी ऐसी गेम है, वो भी क्या कमा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा ना हिमांशु भाई इन चीजों पे थोड़ी प्रैक्टिकलिटी कम नजर आती है। जो बात है, 400 का हो 500 का, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है जरूरत के टाइम पे ना काम आनी चाहिए चीज, वो चीज थोड़ा मुझे लगती है। तो मतलब ओवरऑल हिमांशु भाई आपका तो कहना ये है कि अपनी वारंटी बचा के रखो। वारंटी बहुत जरूरी है भाई, मैंने यूज करी है। कैसे? मैंने इसकी, मैं जब वहाँ पे गया था, जैसलमेर वाली राइड पे गया था, ठीक है, जैसलमेर से जोधपुर गए, जोधपुर से मैं नॉन स्टॉप दिल्ली आ रहा था, 600 किलोमीटर की राइड थी, और बाइक बिल्कुल मतलब चल रही थी बढ़िया, हीट का कोई एरर नहीं था, बट कहीं ना कहीं इसके फ्यूल पंप में इशू आ रहा था, जिस वजह से बाइक जब ज़्यादा गर्म होती थी बाइक बंद हो जाती थी, ठंडी करो चल जाती थी। फ्यूल पंप का इशू आपका ऋषिकेश वाली राइड पे भी था? हाँ, वो तब भी था, लेकिन तब मैंने चेंज नहीं करवाया था। पर जैसलमेर पे इतना हुआ ना कि मैं कुलधारा में वहाँ पे नाइट आवर्स में फंस गया था, वहाँ पे अलाउड नहीं होता 6:30 बजे रुकना। करेक्ट। वांटेड प्लेस काउंट करते हैं वो लोग, उनका जो भी है, बट एक था कि मैं फंस गया वहाँ पे। मैंने फिर एक बाइक वाले से सपोर्ट लिया, अपने साथ जो दोस्त गए हुए थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करके बाहर तक निकाला पहले, क्योंकि हम उनके प्रीमिसेस से बाहर आए। देन हमने इसको ठंडा होने के बाद स्टार्ट करा तो ये चल गई थी। तो उसी तरह से जब गुड़गांव में अटका फ्लाईओवर के बिल्कुल ऊपर, वहाँ पे भी फिर मेरे को वही, अपने राइडर क्लब इतना अच्छा होता है कि एक दूसरे की हेल्प के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे भी किसी ने मेरे को सपोर्ट कर दिया, मैं वापस घर तो आ गया। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगा हिमांशु भाई, जब आपने कहा आपकी बाइक हीट हो रही थी, आपने यहाँ इसका कूलेंट का लेवल नहीं देखा था, कम था ज्यादा था? फुल था, तब भी हो रही थी? हाँ, वो हीट की वजह से फ्यूल पंप गर्म होकर बंद हो रहा था, बाइक नहीं। ओके, हीट की वजह से फ्यूल पंप हीट हो रहा था, फ्यूल पंप में इशू था। हाँ, फ्यूल पंप का इशू था। फिर मैंने सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने फ्यूल पंप चेंज कर दिया, टाइम लिया वारंटी में,
5-7 दिन लगे कि ऑर्डर लगाएंगे, ये करेंगे। अच्छा, फ्यूल पंप वारंटी में हो गया चेंज? हाँ। वरना करते नहीं है लोग, बोलते हैं कि फ्यूल पंप अगर फूक जाता है तो हम नहीं करेंगे। आपका हो गया? आपकी देखो अगर गलती से फूकेगा या आपने छिड़वाया हुआ है कुछ या किसी मॉड्स की वजह से है तो उन्होंने प्रॉपर्ली उसको डिटेक्ट करा, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था या जो भी था, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे बाइक चल रही है, बाइक स्टार्ट भी हो रही है, ठीक है, फ्यूल पंप कभी कभी एरर दे रहा है, ठीक है, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग या OEM प्रोडक्ट का फॉल्ट था जिसकी वजह से उन लोगों ने सपोर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। हाँ, वरना 6-6.5 रुपये कॉस्ट करता वो। मैंने सीरियसली नहीं नोट किया क्योंकि मेरा काम हो रहा है तो फिर मैंने ज़्यादा उंगली नहीं करी। हाँ। ये भी एक चीज़ है। तो मतलब भाई का फ्यूल पंप का इशू आया तो भाई का वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं ABS के साथ भी हुआ था। अच्छा, ABS में क्या हुआ था, आप वो भी शेयर कर दो। ABS का तो बहुत यूनिक था, मतलब वो सर्विस सेंटर वाले भी परेशान थे कि ये फॉल्ट है क्या। ABS का इतना यूनिक था, मतलब कुछ नहीं है, बाइक एकदम ओके चल रही है, आप 6000 RPM से नीचे रखो आपका ABS काम करेगा। हाँ। आपने जैसे ही एक बार 6000 RPM को पार करा आपका ABS ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसके बाद फिर ऑन तब तक नहीं होगा जब तक आप बाइक को बंद करके चाबी से ऑन ऑफ नहीं करोगे। दोनों या सिर्फ पिछला? कब वो तो एरर आएगा तो कंप्लीट बंद हो जाएगा ना, कंप्लीट ऑफ हो जा रहा था इसमें ऐसा नहीं है कि आगे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसमें दोनों ही बंद होते होंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक एरर आया तो वो दोनों बंद हो जाते थे। तो ऑल तो मैंने 3 महीने ऐसे चलाई है और मैंने 4 महीने तक वेट करा। वो बैक टू बैक उनकी टीम ने काम करा, टेक्निकल ने, वो भी परेशान हुए। कभी उन्होंने कुछ ट्राई किया, सेंसर्स चेक करे, कभी ब्रेक पैड चेक करे, सब कुछ करा, डस्टिंग वगैरह क्लीन करके देखा तो कुछ नहीं मिला। लास्ट में फिर उन लोगों ने बोला कि बाइक छोड़नी होगी, मैंने कुछ दिन के लिए छोड़ी और उन्होंने वो ओके करके दे पर दिया। 4 महीने बहुत लंबा टाइम नहीं होता है मांझू 4 भाई? महीने टोटल टेस्टिंग, ये वो 4 महीने बाइक नहीं छोड़ी थी। नहीं, फिर भी 4 महीने के लिए टोटल टेस्टिंग हुई जो भी, मगर आपका आना जाना तो पड़ा ही होगा ना। हाँ, आना जाना पड़ रहा है, आपका पेट्रोल फूक रहा है, आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। एक ऑफिस जाने वाले बंदे पे इतना टाइम कहाँ रखा है? हाँ, ये मैं मानता हूँ, देखो ये तो है, ये चीज़ थोड़ी सी डाउन साइड है। हालांकि देखो मैं कह रहा हूँ कंपनी ने काम करा है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इसमें जो एक कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है? आपके प्रोडक्ट में इशू है, वो कस्टमर का फॉल्ट नहीं है। मैं जिस चीज के पैसे दे चुका हूँ अगर वो वारंटी में भी खराब है, हैसल तो मुझे है ना, ऑब्वियसली परेशान तो मैं हो रहा हूँ ना, तो मैं हो रहा हूँ। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे पर्सनली सुन के बुरी लगी। सेटिस्फैक्शन है कि उन्होंने कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम अगर नहीं आती तो मैं और खुश रहता। हाँ, क्योंकि 4 महीने एक लंबा टाइम पीरियड होता है, अगर पूरे प्रोसेस में भी 4 महीने जा रहे हैं काफी टाइम होता है। फिर ये भी है ना कि उसकी वजह से मेरी कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, अगर हो जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? करेक्ट। आप जैसे लॉन्ग राइड्स पे होते हो और पहाड़ों पे और वहाँ पे ABS चलना बंद कर दे, वहाँ कितना बड़ा रिस्क है। मैं डाउन साइड पे आप जाते हो, गाड़ी स्किड होने का कितना रिस्क होता है, मैंने औरों को देखा फिसलते हुए। वहाँ पे ABS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे हिमांशु भाई मैं अभी देख रहा हूँ आपने इसमें टॉप बॉक्स वगैरह लगा रखा है, ये कंपनी का मैंने पहले इसमें ये बैकरेस्ट था इसके ऊपर में। हाँ, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाहर वाला प्रेफर नहीं करता मैं। हाँ, इस बाहर वाले जो है वो 10-12 किलो 15 किलो उठाते हैं, ये कंपनी की तरफ से मतलब 35 किलो सपोर्टेड है। हाँ, ये लगा के देती है अब तो बजाज, ये मतलब सही है। इसके ऊपर में ये बॉक्स लगवा लिया, ठीक है। ये लगवाने का पर्पस बहुत सिंपल है कि यहाँ पे तो हम अपने बैग्स आज भी रख सकते हैं, बिल्कुल। और बजाज का जो ये सपोर्ट है ना टिंगू वाली, ये हाँ ये भी इतना मस्त है कि आपके टॉप बॉक्स के साथ ये लग गया, वरना बाकियों में क्या होता है ये हटाना पड़ता है। और ये जब मेरे पास, मैं अभी कल राइड पे गया था, पिलियन के साथ ही था मैं पूरे रास्ते, तो उसको यहाँ से फुल सपोर्ट मिला हुआ था। और जब भी हम मान लो थ्रॉटल लेते हैं, गियर चेंज करते हैं, उसको हल्का सा पुश आता है तो उसको यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे मेन बैक पे था, यहाँ पे आप कुशनिंग भी लगवा सकते हो, इससे कि पिलियन का कंफर्ट और इंक्रीज हो जाए। बट वो राइडर्स जैकेट होती है तो वो अपने आप में कुछ नहीं है। हाँ, उसमें पीछे रहता ही है। पर हिमांशु भाई मैं एक बात मानता हूँ, आप पिलियन बिठा के लॉन्ग राइड करते हो, कहीं ना कहीं आपको फटीग फील नहीं होता पिलियन बिठाने के बाद? ऐसा नहीं लगता कि यार मतलब कंफर्ट लेवल कहीं ना कहीं डाउन होता है? बाइक में कंफर्ट में नो डाउट, वो खुद पिलियन ने बोला, मैंने उससे पूछा। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, जैसे आप एक अकेले चलाओ, अकेले का मजा अलग है। पिलियन बिठाए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि पीछे वाला भी बैठा है, बाइक में थोड़ा लोड अब ज्यादा पड़ रहा है? वो चीज शायद पिलियन पे डिपेंड करता है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो या डिस्टर्ब हो रहे हो, वो भी एक चीज है। अगर आपके साथ जो भी जा रहा है, अगर उसने कंफर्ट जोन गैप बना के रखा है, हमारे बीच में कम से कम भी तो 4-5 इंच का गैप चलता है, वो बंदा इधर पीछे पक्के बैठता है, मैं अपना आगे सीट पे बैठता हूँ, तो उस वजह से हमारे को वो नहीं है कि हमें गर्मी लग रही है या हम परेशान हो रहे हैं, ना कोई ब्रेक मारने के ऊपर में झटके लग रहा है। सबसे बड़ी बात आपका राइडिंग तरीका, अब आप ब्रेक ले लेके चल रहे हो तो भाई दोनों ही परेशान होंगे ऑब्वियसली। मैंने भाई साहब 500 किलोमीटर की राइड करी है, या हाईवे की बात करूँ 100 किलोमीटर के स्ट्रेच में मैंने मुश्किल से 2 ब्रेक्स ली होंगी, क्योंकि मैंने डिस्टेंस मेंटेन करके चलाता हूँ मैं, तो ना पिलियन परेशान हुआ ना राइडर। ओके। अच्छा, पिलियन बिठा के डोमिनार में पावर लैग वगैरह नहीं होता? क्योंकि देखो इस टाइम आपकी डोमिनार में पिलियन भी है, आप भी हो, इतना हैवी क्रैश गार्ड भी है, ये बैग ये भी है, बॉक्स के अंदर सामान भी है, और आगे भी मतलब ओवरऑल बाइक का जो वेट है ना, मतलब काफी इंक्रीज नजर आ रहा है। तो ये सब करने के बाद कहीं ना कहीं इसकी पावर में लैग लगता है? ऐसा नहीं लगता दब रही है या फिर मतलब शूट कम कर रही है? परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन नहीं होती? अच्छा, एक चीज और है, बजाज के ना डोमिनार के सुनने में आता है कि इसके इंजन बहुत खुले हैं।
क्या आपको इंजन के रिगार्डिंग कोई इशू है? मैंने हाँ इसका पढ़ा है, नहीं अभी नहीं आया मेरे में, बट मैंने इसका पढ़ा है जो इसका यूजी वर्जन 2020 से आया है। करेक्ट। उसके अंदर में हेड इश्यूज चल रहे हैं, जिसे कंपनी विदाउट एनी सेकंड थॉट जिसके भी प्रॉब्लम आ रही है वो रिप्लेस करके दे रही है। ओके ओके। लेकिन ये मैंने पढ़ा है, अभी तक मेरी बाइक में ऐसा कुछ नहीं आया। चलो टच वुड आए बिना। हाँ नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आता है तो मुझे उम्मीद है जैसे बाकियों को सपोर्ट मिला बजाज मुझे भी कर देगा। ओके ओके। हैसल होगा। हाँ वो तो होगा, वो तो होगा। चक्कर लगाएंगे जो। हाँ हाँ वो तो होगा। और आपने इसके अंदर आगे विंड स्क्रीन वगैरह भी लगा रखी है, हवा रोकती है मुंह पे लगने से? हाँ ये काफी फर्क पड़ता है इससे। कितना % मतलब लगता है? आप ये लगा लो कि फ्रंट का विंड ब्लास्ट बच जाता है आपका, साइड का फिर भी लगता है। साइड का फिर भी लगता है क्योंकि ये जो कर्व्स है ना यहाँ से निकलेगा, मैं जैसे ब्रॉड बॉडी वाला बंदा हूँ, थोड़ा सा जैकेट पहन के और फूल जाता है, तो साइड से हल्का बहुत रहता है, लेकिन हाँ डायरेक्ट यहाँ पे बच जाता है। डायरेक्ट लगने से, और जितना ज्यादा डायरेक्ट विंड ब्लास्ट लेगा उतना लॉन्ग राइड पे बंदा ज्यादा थकता है। उससे फटीग बिल्कुल होता है। उससे फटीग मेरी एक हैबिट है कि अगर मैं मान लो थोड़ा 80 से ऊपर स्पीड अप करने की देखता हूँ हाईवे के अकॉर्डिंगली, या 100 किलोमीटर या 80 लॉन्ग क्रूज करना है, तो मैं पोजीशन थोड़ी ऐसी ना करके ना थोड़ी सी ऐसी कर लेता हूँ, जिससे कि सो दैट एयर कटिंग हमारी भी बन जाए बॉडी की भी, थोड़ा सा एरोडायनामिकली बैठते हो। हाँ। ओके। और हिमांशु भाई आपने तारीफ तो बाइक की बहुत ही कर दिया, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है आपकी बाइक में इतनी बढ़िया है लाइट है, उसके बावजूद भी एडिशनल लाइट्स क्यों लगवा रखी है? क्या इसका थ्रो बेकार है? नहीं इसका थ्रो बेकार नहीं है, लेकिन क्योंकि ये BS6 है और BS6 के इंडिया में एक बहुत घटिया नॉर्म्स आए हैं, घटिया बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। लाइट्स ऑफ नहीं कर सकते हो, और जब फॉग होती है ना आपकी वाइट लाइट ही आपके लिए दुश्मन है। तो मैं उस टाइम पे ये जाली लगवाई है ना, ये इसलिए लगवाई है, मैं यहाँ से एक न्यूज़पेपर डालता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, और उस टाइम में मैं येलो फॉक्स यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको भी जलने तो क्या फर्क पड़ रहा है? इससे आपकी धुंध बढ़ती है, वाइट से हमेशा आपको लॉस होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप गाड़ी में कभी देखते हो फॉग लैंप्स नीचे होते हैं, जो लोग चारों लाइट जलाते हैं फॉग में वो बेवकूफ़ है। अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो लिटरली बता रहा हूँ, हेडलाइट बंद करो और सिर्फ फॉग लाइट चलाओ, फॉग्स दें, फॉग के टाइम पे आपका विजन 3 गुना बढ़ेगा। इसीलिए नाम है उसका फॉग लाइट। एग्जैक्टली। लोगों को पता क्या चीजें सबके पास है, यूज नहीं पता। एग्जैक्टली। मतलब कईयों को लगता है ये हैंड गार्ड है, या कईयों को लगता है ये हवा से बचाएगा, कईयों को ये, पर ये आपके हाथ की सेफ्टी है। ये सिर्फ हाथ की सेफ्टी है, और ये आपके हाथ पे डायरेक्ट कंकर पत्थर लगने से बचाएगा, ये आपको ठंड से नहीं बचा सकता। और ये ठंड से बचाने के लिए बना भी नहीं है। ठीक है। तो हिमांशु भाई अब ये बताओ, आपको डोमिनार को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स बताओ। तारीफ तो आप बहुत ही करीब चले जा रहे हो। वेट तो इसका है शुरू में, अब मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरा भी अच्छा वेट है, बट मैंने देखा हल्के बंदों से संभालना मुश्किल है। मतलब आपकी टांगों को वेट की आदत है? हाँ मेरे को अब काफी वेट की आदत है। ये सही पॉइंट था। तो इस बाइक के वेट की वजह से क्या होता है, जब आप टर्न ले रहे हो तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। मैं एक बात इंटरप्ट करूंगा, आप कह रहे हो टर्न ले रहे हो तो केयरफुल होना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं इस बाइक का जो टर्निंग रेडियस है, हैंडल भी बहुत कम मुड़ता है, जिससे गिरने के चांस बहुत बनते हैं डोमिनार पे, है ना? ये एक थोड़ा सा मतलब, पर भाई अब लंबी बाइक होगी तो टर्निंग रेडियस बढ़ेगा ही। मतलब इसका हाँ बहुत ज़्यादा जगह चाहिए इसको मुड़ने के लिए, एकदम झुक जाती है अगर आप। ये कहने को मतलब आपकी स्पोर्ट्स टूरर है, लेकिन ये लंबाई या टर्निंग के हिसाब से किसी एडवेंचर बाइक से कम नहीं है। इनफैक्ट एडवेंचर से भी ज़्यादा टर्निंग रेडियस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और बल्कि टर्निंग रेडियस जितना कम हो उतना अच्छा होता है। आप बाकी आपने बताया वेट का प्रॉब्लम आपको लगता है? इसके अलावा जो इसके अंदर मुझे दूसरा कोई प्रॉब्लम लगा है, हाँ, तो मैं अब कैसे बताऊँ, मतलब हीटिंग प्रॉब्लम नहीं लगती आपको? इसका जो रेडिएटर है ना, वो आधे किलोमीटर भी नहीं बाइक चलती वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ। तो हीटिंग का है। अब मैंने देखो, मैं बताता हूँ, मैंने बताया जैसे 5 महीने अभी ब्रोस मेरा है ना समर टाइम आने वाला है, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस पे होऊंगा या कार में किस पे होऊंगा। हाँ ये सही बात है। बहुत बेनिफिट मिला उस हीट का, मैंने जितने हीटर के मजे लिए हैं वो मैं जानता हूँ, मगर मैं एसी नहीं लगवा सकता इसके अंदर। हाँ क्योंकि गर्म बहुत होती है डोमिनार, ये तो है इसके साथ। यार हिमांशु भाई मुझे एक बार टायर्स का फीडबैक बताओ, आप कह रहे हो टायर जैसे हैं, कैसा फीडबैक है? हाँ ये जो बीच में डले स्टॉक है, ये पीछे रेव्स आता है और ये आगे भी रेव्स आता है, पीछे भी। ये C1 है। ठीक है ठीक है। टायर्स इसके बहुत अच्छे हैं, अभी तक वही चले हुए 17,000 चल चुकी है। हाँ ये दिख भी रहा है, खत्म हो चुके हैं अब। ये दिख रहा है, लेकिन मैंने कंपनी में बात की थी SVC वाले गाइस से, तो वो कह रहा है कि इसके जो आपको ग्रूव्स है ना, ये लाइट है। हाँ। इसके बाद भी इसमें डेप्थ है, तो उनके अकॉर्डिंगली अभी 25,000 टोटल तक चलेंगे। नहीं उनके अकॉर्डिंग क्या आपको रोड पे फीडबैक अच्छा फील हो रहा है, ग्रिप फील होती है? मैं अभी ऑफ रोड पे सब करके आया हूँ, मेरे को इसमें कोई ग्रिप में दिक्कत नहीं आई, बढ़िया चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर प्रॉब्लम आती तो आइडिया हो जाता। ये देखो गाइस, देखो 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 देखो, तो सही लगे। मैं अगर दोबारा भी डलवाऊंगा मैं स्टॉक प्रेफर कर लूंगा, क्योंकि MRF के टायर में एक एडवांटेज है। अब आप टायर देखो, उसकी कंडीशन देखो, आप 17,000 किलोमीटर चल चुके हैं। बिल्कुल। इसमें आज तक सिर्फ एक पंचर हुआ, वो भी मेरा भाई लेके गया हुआ था, वो कच्चे में पता नहीं कहाँ चला रहा था, तरीका चलाने का,
वरना MRF के टायर जो है ना वो जल्दी पंचर नहीं होते। ये बात सही कह रहे हो। मेरे पास मेटजेलर था मेरी ड्यूक में, मैंने कभी पंचर नहीं जुड़वाया उसका, मैक्सिमम एक बार ही जुड़वाया होगा, जो मुझे अभी तक ध्यान है। लेकिन आप पोलो पे आप चले जाओगे, सीएट पे चले जाओगे, वो पंचर रेट उसका बहुत हाई है। ओके। और तीसरी बात, मैंने इस बाइक को, इसी टायर को पूरे ऋषिकेश ट्रिप में न्यू ईयर पे गया था, मैं पंचर लेके गया था, सिर्फ हवा भर के चला रहा था, मुझे कोई इशू नहीं आया। मतलब ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हिमांशु भाई इस बाइक को ना आप जैसे लोगों को परचेज करना चाहिए। आप जैसे लोग इन द सेंस जिनको ना लॉन्ग राइड्स करनी है, इसको लॉन्ग राइड्स पे लेके जाओ। सिटी में इतना मत चलाओ, स्ट्रीट में इतना मत चलाओ, तोड़ देगा शरीर, परेशान करेगी। लॉन्ग राइड्स पे स्वाद देगी आपको, कंफर्ट वगैरह सब कुछ, रोड से चिपक के चलना, कोई दिक्कत नहीं। ग्रिप की बात कर रहे हो। एक बार हम जा रहे थे, रात का टाइम था, हम लोग जैसलमेर से जोधपुर जा रहे थे, उस जोधपुर वाली राइड पे पता भी नहीं चला एक बढ़िया ब्रेकर आया हमारे आगे जो हमें लीड कर रहे थे। ठीक है। उनका इंटरकॉम तो था, मगर वो बेचारे उस ब्रेकर से जब कूदे ना तो वो स्टन हो गए और वो बता नहीं पाए कि पीछे वाले को आगे ब्रेकर है। तो वहाँ ये बाइक लोडेड थी और उछली है इतनी हाइट तक, और उसके बाद भी ये ग्रिप बना के आगे चल गई। ये चीज उस टाइम पे मन में एक ही बात आई थी, या तो यही बाइक चलाऊंगा या कोई नहीं चलाऊंगा, क्योंकि हालत नहीं होती। इसलिए आज भी यही चला रहे हो। इसलिए आज भी यही चला रहा हूं। सही है यार। साथ दे गई ना हिमांशु भाई ने, मुझे लगता है एकदम डिटेल में भाई डोमिनार का एक बढ़िया ओनरशिप रिव्यू दिया। इतनी डिटेल भाई कोई और नहीं बता सकता। मुझे लगता है हमने सारी चीजें कवर कर ली। हिमांशु भाई कुछ रहा तो नहीं है इस बाइक के बारे में? इस बाइक के बारे में देखो, इसकी लाइट अगर मैं ये ग्रिल हटा देता हूँ तो लिटरली, क्योंकि मेरे भाई ने जो लिया उसके ग्रिल पे लाइट नहीं, वो ग्रिल नहीं है लाइट पे, उसकी लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई और उसकी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है एडिशनल की। बट अगर आप लॉन्ग टूर पे हो तो एक एडिशनल लाइट सही रहती है। इस ग्रिल की वजह से लाइट्स 50% से भी कम है इस वक्त। लेकिन मैंने बताया ना, ये मेरे ग्रिल काम आती है जब मेरे को लॉन्ग रूट में जाना है, अगर वो चलानी है तो इसको ऑफ कर देता हूँ, कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ठीक है। और इसकी अगर मान लो सस्पेंशन कैसी है? हाँ, सस्पेंशन अच्छे हैं इसके, अच्छे हैं इसके, सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगली ब्रेक में कभी कभी दिक्कत आती है, ABS किकिंग जल्दी होता है। हाँ, कुछ सॉर्ट ऑफ, मतलब मैं उसका नाम नहीं जानूंगा टेक्निकली। मतलब ब्रेक लगाने पे ABS आ जाता है, ब्रेक ऐसा कहता होगा कि उंगली हटा लो ऐसे करके, झटका मारती है, वापस लगती है। हाँ, वापस लगता है। ABS जल्दी किक इन करता है। कई बार अगर मान लो तुम्हारे पास 10 सेकंड है ब्रेक का, तो टेक्निकली तुम्हारे पास 8 सेकंड है। हाँ, 8 में भी और कमी है, और क्योंकि उसमें आपको एक बार ब्रेक रिलीज करना है फिर होल्ड करना है। और इतनी जल्दी अगर मान लो जब नैनो सेकंड में कुछ क्रैश होना होता है ना, तो माइंड इतनी जल्दी कमांड नहीं ले पाता है। वो एक चीज रहती है। मेरी किस्मत रही है कि मेरे साथ हमेशा चीजें टाइम पे हुई हैं, बट आपका पॉइंट सही है। कई लोग होते हैं जो उस टाइम पे पैनिक करके वो गए। तो और इसका क्लच में अच्छा है, इसका भी क्लच में मतलब स्मूथ है, लाइट है, शिफ्टिंग वगैरह के अलावा भी है कि आप अगर मान लो आप न्यूबी हो तो आप थ्रॉटल ही मत करो ना, आप पहले गियर पे उठाओ, उसकी 9 या 10 की स्पीड तक बिना रेस दिए बाइक चलती है। लो एंड टॉर्क बाइक का काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। ठीक है, तो देख लो भाई एक ऐसा ओनरशिप डिटेल रिव्यू था। तो हिमांशु भाई थैंक यू सो मच, आपने सारी डिटेल्स बताई और सारी चीजें भाई देखो डोमिनार के बारे में आपको पता चल गई। हिमांशु भाई लॉन्ग टूरिंग करते हैं, हिमांशु भाई भी सोच रहे हैं चैनल खोलने का, तो वो चीज भी बता दो एक बार गाइस को। हिमांशु भाई के चैनल का जो भी नाम होगा, डिटेल्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। अभी क्योंकि भाई को यहाँ पे ब्रांडिंग करानी है, तो नेक्स्ट टाइम जब इस पे वीडियो बनाओगे तो आपको बाइक बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी। अभी थोड़ी गंदी भी इसलिए दिख रही है क्योंकि भाई अभी लॉन्ग राइड से कल ही रात आए हैं, कल रात को आए और सुबह वीडियो बनवा रहे हैं, मतलब शाम को। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्रीत।